हेलो गाइस, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ आवर थर्ड टेस्ट को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दो टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2 पॉलिटी के, और ये हमारा तीसरा नंबर वाइज टेस्ट होगा। वैसे ये जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट नंबर 9 है, तो ये है टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन, याद रखिएगा, ठीक है। बट ये हमारा तीसरा टेस्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक लास्ट क्लास में मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, उसको एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। 91 जो क्वेश्चन था इसका मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रिक बता रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा था वो लास्ट क्लास में अच्छे से कंफर्म करके बताऊंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था पेंडिंग और पास्ट का, तो हाँ वही कॉन्सेप्ट है कि पेंडिंग और पास्ट, ठीक है, कहां से, बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एनी बिल विच इज पेंडिंग इन द लोकसभा और पास्ड बाय द लोकसभा, ठीक है, और सेम गोज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या दिस बिल लैप्सेस, जैसे ही जो आपकी असेंबली या लोकसभा है वो डिसॉल्व होती है, ये वाला बिल आपका क्या लैप्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन अब देखो, अब ये पढ़ो, ठीक है। अब बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली, तो देखो नॉट पास्ड बाय असेंबली है, तो ये बिल क्या है, काउंसिल में पेंडिंग होने से क्या होता है अपने को, तो असेंबली में देखना है, तो असेंबली में तो ना पेंडिंग है ना पास्ड है, ठीक है। तो असेंबली में नॉट पास्ड है, तो ये क्या होगा, दिस बिल विल नॉट लैप्स। अब आ जाओ सेकंड, अब बिल पेंडिंग इन द असेंबली वेदर ओरिजिनेटिंग इन द असेंबली और ट्रांसमिटेड टू इस बाय काउंसिल, तो देखो पेंडिंग वाला क्या हो जाएगा, पेंडिंग वाला भी हमने बोला है, पेंडिंग वाला लैप्स हो जाएगा, तो ये क्या लैप्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आ जाओ, अब बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अब देखो यहां से ये दिखता है कि हाँ सर ये पास्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका लैप्स हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है, इस हिसाब से। बट नहीं, एक इसके साथ एक ट्रिक है, दैट ट्रिक इज कि अगर गवर्नर की एसेंट के लिए चला गया है बिल, ठीक है, या गवर्नर पे के पास पेंडिंग है या प्रेसिडेंट पे पेंडिंग है, तो वो चीज आप कह सकते हो डज नॉट लैप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन डजंट लैप्स एंड थर्ड डजंट लैप्स। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट को आप लोग दोबारा समझ लीजिए ताकि कभी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये है पेंडिंग और पास्ट, ठीक है। पेंडिंग और एनी बिल दैट इज पेंडिंग इन द लोकसभा और पास्ड बाय द लोकसभा, ठीक है, दैट बिल लैप्सेस, ठीक है। तो पेंडिंग और पास्ट, ये बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर पेंडिंग है या पास्ड हो चुका है बट इट इज वेटिंग फॉर द एसेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, और यू कैन से इट इज विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बिल लैप्स नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। तो जो थर्ड ऑप्शन था, अब बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तो इस कॉन्सेप्ट पे तो ये लैप्स कर जाना चाहिए था, ठीक है। बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिल डज नॉट लैप्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, मेरे साथ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि अब बिल पेंडिंग इन द असेंबली, तो क्या हो जाएगा, लैप्स, खत्म, चाहे कहीं भी ओरिजिनेट हुआ। सेकेंड, अब बिल पास्ड बाय द असेंबली, ठीक है, लैप्स, पेंडिंग और पास्ट, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, अब बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय असेंबली, तो डज नॉट लैप्स, ठीक है। फोर्थ, अब बिल पास्ड बाय असेंबली, ठीक है, अब इस हिसाब से तो लैप्स करना चाहिए, बट पेंडिंग एसेंट ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट लैप्स। सो आई होप आप को ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो याद हो गया होगा। एंड यस, अ बिल पास्ड बाय असेंबली और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, तो वो भी लैप्स नहीं होता। तो यहाँ तक जब प्रेसिडेंट और गवर्नर आ रहे हैं तब तक वो नॉट लैप्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, ठीक है। पेंडिंग और पास का कॉन्सेप्ट याद रखें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना डिस्कशन है उसको उठाते हैं एंड लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, with regard to the curative petition consider the following statements, आपको बताने हैं करेक्ट, ठीक है सर। इट इज फाइल्ड आफ्टर द रिव्यू क्लियर अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इज डिसमिस्ड, ठीक है, तो यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली में क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, जब लास्ट ऑफ द लास्ट आपका जजमेंट आ जाता है, व्हेन देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, तो ये फाइनल आपका क्यूरेटिव पिटीशन को हम डाल सकते हैं, ठीक है, टू जस्ट टू क्योर, ठीक है, क्योर आप कह सकते हो देखने के लिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है उस जजमेंट में, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो आपका क्यूरेटिव पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज मेंशन्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई, क्यूरेटिव पिटीशन कहीं भी मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। 136 आपकी क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है। उसके बाद 137 आर्टिकल है रिव्यू पिटीशन,
तो रिव्यू पिटीशन तो है मेंशन बिल्कुल, बट व्हाट इफ रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया, क्या उसके बाद हमारे पास कुछ सरजी ट्रिक है? हाँ मेरे भाई, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटीशन मेंशन्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 2000 का, ठीक है 2002 का ये जो केस था आपका, दिस केस वाज कॉल्ड एज रूपा अशोक हुरा, ठीक है, वर्सेस अनदर केस 2002। तो यहाँ पे इस आर्टिकल 137 को ही थोड़ा सा वाइड इंटरप्रिटेशन में दिखा, क्योंकि वाइड 137 अभी मैंने आपको बताया ना, इट्स रिव्यू पिटीशन। तो इसके बाद इन्होंने बस एक थोड़ा सा और मान लिया कि हाँ यार रिव्यू एनी जजमेंट, तो इन्होंने कह दिया यस, तो हम एक क्यूरेटिव पिटीशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की ये इन्होंने कर लिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे रिव्यू पिटीशन, तो यस इट इज देयर, इट इज आर्टिकल नंबर 137। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग हो गया, तो सी गया, डी गया। अब बचा कौन? थर्ड देखते हैं। इट इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द बेंच ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस अप्रूव्ड इट। नहीं भाई, ये 3 सीनियर मोस्ट जज को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन आती है। ठीक है, और क्यूरेटिव पिटीशन के लिए पहले क्या होगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले 3 जज की बेंच की परमिशन लोगे, तो जब वो जज की बेंच की परमिशन कहेगी हाँ हमको लगता है क्यूरेटिव पिटीशन डालो, तो डाली जाएगी। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी किसके पास? तो मेरे भाई याद रखना, ये क्यूरेटिव पिटीशन नई बेंच के पास नहीं जाएगी, ये पिटीशन उसी बेंच के पास जाएगी जिसपे रिव्यू पिटीशन पड़ी थी। यानी क्या? दिस गोज टू द सेम बेंच। ठीक है, सेम बेंच के पास जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर सेम बेंच के पास नहीं गई, ठीक है, सेम बेंच के पास नहीं गई तो फिर से पूरा केस को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एंड देखो ये चीज लिखा है, अ क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस। जब ये कहेंगे यस हमको लगता है फाइल करो, तो जाएगी। एंड द जजेस हु पास द कंसर्न जजमेंट इफ अवेलेबल, ओनली व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ द जजेस कंक्लूड दैट द मैटर नीड्स हियरिंग। ठीक है, हियरिंग, तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी लिस्टेड बाय द सेम बेंच। तो ये देखो, ठीक है, सेम बेंच ही सुनेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए न्यू कोई बेंच नहीं बनेगी। ठीक है, सिर्फ आपको परमिशन लेने के लिए 3 जज की एक बेंच से परमिशन ले लो, सर कैन वी फाइल द क्यूरेटिव पिटीशन, हमें लगता है कि ये हुआ, ये हुआ है। और अगर उन 3 बेंच को लगा तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा। ठीक है, तो ऐसा ही पूछा सकता है, पहली कौन सी पिटीशन फाइल करेंगे? पहले रिव्यू पिटीशन होगी, उसके बाद क्यूरेटिव होगी। डायरेक्ट क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऐसे टॉलरेट नहीं करता। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड ये हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, व्हाट डज द सेकंड क्वेश्चन सेज? Which of the following is our objectives of having the universal adult franchise? ठीक है, अब फर्स्ट टू एनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल। तो यस भाई, हम लोग आपको वोटिंग का चांस दे रहे हैं, तो वी फील प्राउड, वन इज राइट। ठीक है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यस, सबको बराबर है, 1 मैन 1 वोट, अंबानी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका 1 वोट है, बिल्कुल। टू एंश्योर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए, ये भी सही है, थर्ड, टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इसका हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बट इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दिया हुआ है 1 और 2, दैट इज बॉम्बे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी। अब खुद दिमाग लगाओ, जब यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज होगा, यानी हर कंट्री के हर बंदे पे ऑलमोस्ट वोटिंग पावर होगी, तो सरकार को ये तो लगेगा हाँ यार भाई सबके पास वोटिंग पावर्स है, तो वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। ठीक है, यही लॉजिक पे तो कहा जाता है कि भाई वुमेन को आप क्या बोलते हैं वोटिंग के राइट्स देने चाहिए थे जब आया था। ठीक है, यही तो बोला जाता है कि भाई SC STs इन सबको और राइट्स दो एक्सेट्रा, क्योंकि भाई जब आप पे वोटिंग राइट्स आएगा, ठीक है, जब आप पे जैसे माइग्रेंट वर्कर्स है, आज माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में लोग क्यों वो करते हैं, मतलब नहीं सुनते, क्योंकि इनके पास ओरिजिनल स्टेट के वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, बट जहां ये माइग्रेंट है वहां तो ये लोग वोटिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वोटिंग राइट देने से क्या होता है, सरकार बिकम्स मोर एंड मोर, यू कैन से मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम। ठीक है, समझो। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जेल में कैदियों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ठीक है, क्यों कैदियों के बारे में नहीं बात की जाती? ठीक है, द रीजन इज दिस ना, कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, सेम चीज आप ये देखो, सेम चीज आप देखो, सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, जितने प्रोग्राम्स 90% से ज्यादा फोकस्ड होता है आपका, आप कह सकते हो रूरल एरियाज में। ठीक है, रूरल एरियाज में ज्यादा होता है एंड अर्बन में कम होता है। आप जितने देख लो, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, ग्रामीण योजना, ये योजना वो योजना,
क्यों? क्योंकि भाई रूरल में क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया इज मोर, ठीक है। तो इसीलिए सरकार हमेशा गांव के वोटर को, ठीक है, ध्यान देती है, ठीक है। एससी पे, ट्राइबल पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं जाता, ठीक है। वही तुम्हारी 8% कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी का पॉपुलेशन है तो हम क्यों ध्यान दें, वोट तो हम तुम दे ही नहीं रहे ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली होगा, ठीक है। हाउएवर दे हैव गिवन, अगर आप इनका आंसर देखोगे, ठीक है, तो इन्होंने आंसर दिया है दो इट अपहोल्ड्स द डेमोक्रेसी बट इट डज नॉट इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो भाई डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंश्योर नहीं कर रहा है, क्या वाहियात है, ठीक है। समझ लो लॉजिक क्या है। तो करेक्ट आंसर शुड बी डी फॉर दिल्ली। अब यार ये ऑब्जेक्ट, ये आप कह सकते हो कि डिस्प्यूटेड सवाल है, ठीक है, तो ऐसे सवाल कभी आ जाते हैं यूपीएससी में। तो डी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द टर्म क्वाड्रीसाइकिल वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, अब ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, BS6 कंप्लायंट 4-व्हीलर ऑफ द साइज ऑफ एन ऑटो रिक्शा, ठीक है। तो इस टाइप की बात चल रही है, ठीक है। तो ये न्यूज में था, दिस इज सी ऑप्शन, ठीक है। अब ये पता है तो पता है, ऐसे क्वेश्चन को देखो गेस नहीं मारते, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 4 बैरल रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है, ठीक है, की कंपोनेंट ऑफ अ थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को गेस मत मारना, अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। सो प्लीज ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब ये भी क्या है कि कौन पब्लिश करता है, तो अब ये पता होना चाहिए किसने पब्लिश करी है, ठीक है। इसका आंसर ना ही UNEP है, ना ही WMO है, ना ही IPCC है। इसका आंसर है अरीना, IRENA, ठीक है, प्लस एक कॉम्बिनेशन है EAI, ठीक है, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है, प्लस UN के कुछ बॉडीज, ये सब मिलके करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसका आपका क्या है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसमें लिख ले एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि इस टाइप की कभी कभार रिपोर्ट यूपीएससी पूछती रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये देख सकते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एंड एक चीज और ध्यान रखना, अपने देश में ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, एक्सेस टू एनर्जी, क्लीन, ठीक है, ग्रीन, कुकिंग, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें, इस क्वेश्चन से हम ये सीखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 क्या बोलता है, 7 टॉक्स अबाउट ई, ठीक है, 7 टॉक्स अबाउट ई। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, जिसको नहीं पता 7 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ई ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये मिरर इमेज ऑलमोस्ट दिख रही है, ठीक है। तो 7E एनर्जी। तो ये हम लोगों ने जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। 1935 एक्ट से कौन से बोरोड हुए थे और आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। अ फेडरल स्कीम, तो यस कहा जाता है हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो 1935 एक्ट को ही कॉपी किया जाता है, तो ए है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने वहीं से बोरो किए थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, अब रुको, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी हम लोगों ने कहां से लिया है, ठीक है। हाँ, ये भी चीज हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही ली है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। बट यस, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, थर्ड नहीं है इसका आंसर, तो थर्ड नहीं है तो कट जाएगा, आंसर विल बी ए। अब बट समझो, एक चीज समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जो गवर्नर की पोजीशन है, या क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बोला देखो गवर्नर की एक पोजीशन, ठीक है, जो है वो तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली है, बट अपॉइंटमेंट का मेथड, कि सिलेक्शन का मेथड क्या है, ठीक है, वो हमने कनाडा से लिया है, कनाडा, ठीक है, कनाडा से लिया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कनाडा से हमने लिया है क्या, फेडरेशन विद अ क्या, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। और हमारे देश में खुद बताओ, गवर्नर की पोजीशन क्या स्ट्रॉन्ग सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करती? बिल्कुल मेरे भाई, करती, हाँ है ना, समझो। तो इसीलिए जो अपॉइंटमेंट मेथड है वो कनाडा का है। पोस्ट ऑफ गवर्नर कहाँ की है, बताओ मेरे भाई, पोस्ट ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या चीज पूछी गई है, अपॉइंटमेंट है। यही मैं आपसे कहता, यही मैं अब काट दूं और इसको लिख दूं पोजीशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। दिस स्कीम इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरजिस्टर्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज टू एंश्योर देयर ट्रांजिशन टू फॉर्मल सेक्टर।
अब भाई को दिमाग लगाओ, नाम में ही लिखा है स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, इससे ज्यादा क्या हिंट मिलेगा? तो वन तो सही लग रहा है, ठीक है, वन तो यार जनरल सा लग रहा है कि और क्या होगा भाई, फॉर्मलाइजेशन वाली प्रोसेस में यही होगा कि अनफॉर्मल को फॉर्मल बना दो, इनफॉर्मल को फॉर्मल बना दो, ठीक है, तो वन सही है। वन सही है तो बी गया सी गया, आंसर होगा ए और डी से, ए और डी में, ठीक है। देखते हैं सेकंड पढ़ो, दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन पैन इंडिया बेसिस, पता नहीं सर मुझे, तो होल्ड पे डालता हूँ। थर्ड, इट हैज अ स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब खुद बताओ यार कौन सी स्कीम में ये नहीं होता, ठीक है, कौन सी स्कीम में सरकार बोलेगी नहीं 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 वुमेन को हम स्पेशल फोकस नहीं करेंगे? अरे भाई होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में तो और ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो गरीब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो बस, तो थर्ड भी जनरल, तो वन थर्ड तो एक ही में दिख रहा है, डी लगा दो, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, हाँ है ना, एंड यस, तो सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, हाँ है ना, समझो। तो देखो ये क्वेश्चन आता नहीं था मुझे, ठीक है, बट मैंने स्टिल क्या करा, सॉल्व कर लिया, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ ये बात में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ये जो पेपर आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देगा आंसर देख के बता दिया, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को अपने आप, देन आई मैच माई आंसर्स, ठीक है, मैंने क्या लॉजिक लगाया, क्या मेरा वो लॉजिक सही था, एंड देन आई टेल यू दैट लॉजिक, समझो, तो इसीलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन और टिक बताना होता ना, इसका आंसर ए है, इसका सी है, इसका डी है, तो 10 मिनट के अंदर पेपर डिस्कस हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो रहा है, तो कभी अगर वीडियो थोड़ा सा लेट हो तो समझो, फर्स्ट आई नीड टू डू ऑल दिस, ठीक है, स्टडी वेल, ठीक है, उसके बाद मैं पेपर टाइम फ्रेम में देता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ, 2 घंटा उसमें लगता है, एंड देन आई मेक द वीडियो, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आप अपने क्वेश्चंस को डेली करते हैं, ठीक है, डिस्कशन सारा होगा एंड प्रॉपर टाइम पे होगा। चलो 7 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑसरिस रेक्स सीन इन न्यूज, अब ये बहुत बार न्यूज में आते रहता है, साइंस का मिशन, ठीक है, ये एस्टेरॉइड्स बेनू के लिए है, ठीक है, 2-3 साल पहले भी न्यूज में था, ठीक है, बेनू के लिए है, ठीक है, एंड तो देख लो नासा का है, तो ए तो गलत, ठीक है, पल्सेटिंग रेडियो स्टार गलत, ठीक है, ये भी गलत, तो एस्टेरॉइड सैम्पलिंग मिशन ऑफ नासा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, एस्टेरॉइड बेनू पे, ठीक है, ऑसरिस रेक्स। चलो सैंपल को इकट्ठा करना है, ये सब कुछ कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखो यार इन मिशंस पे भी बच्चों को बहुत डाउट होता है, सर कितना डीप पढ़े, भाई सिर्फ नेम याद रखो और थोड़ा बहुत क्या करना है, बस डीप मत जाओ यार, इतना डीप आएगा तुम तब भी नहीं कर पाओगे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो जब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेट अस मूव टुवर्ड्स द 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन को देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, करेक्ट पूछा है, ठीक है, दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा है दिल्ली होगा, ठीक है, एंड देयर कैन बी वन मोर देन वन प्लेसेस ऑफ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस वे भी सही है, बट यस ये पावर टू डिसाइड किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, गलत जवाब, सीजेआई के पास है, बट यस ही हैज टू टेक द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। एंड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 130, ठीक है, 130 आर्टिकल कहता है दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट and it also authorizes the CGI to appoint other places or places at the seat of Supreme Court, ठीक है, he can take the decision in this regard only with the approval of president, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, एंड ये भी ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन है दिस इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट सीजीआई या प्रेसिडेंट को ये नहीं कह सकती कि दूसरी वो बनाओ प्लेस, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज विल, और उसके बाद प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, 9 क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना, ठीक है, इसको मुझे भी करने में काफी टाइम लगा था, ठीक है, पढ़ते हैं। रिसेंटली अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम वेस्ट बंगाल प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर गोरखालैंड रीजन। अब वेस्ट बंगाल में वी नो दैट गोरखास आर प्रोटेस्टिंग फॉर द न्यू स्टेट, ठीक है। हिज पार्टी लीडर, ठीक है, advises him to take the prior consent of the president for introducing the bill, ठीक है। So after getting assent from the president, he seeks the permission of the chairman to introduce the bill in the house, but the latter is of the opinion that the bill cannot be introduced due to the absence of 50% members of the house, ठीक है। Who among the following have violated the constitution provision, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, प्योर एप्लीकेशन क्वेश्चन, ठीक है, वैसे इतना हाई का नहीं हार्ड क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो किसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, अब खुद दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है भाई नया स्टेट बनाना, ठीक है, नया स्टेट बनाना। अब नए स्टेट बनाने के लिए कभी भी आर्टिकल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं 3 से बनेगा नया स्टेट, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, 3 आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 368 ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 वर्सेस आर्टिकल नंबर 3 वर्सेस 368 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको आर्टिकल 3 से बनाना है। अब 3 से जब भी बनाना होता है तो मैंने बताया था इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है, इंटरनल चेक करना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उस बंदे को जिसको भी बिल लाना है, ठीक है, उसको पहले प्रेसिडेंट से एसेंट लेनी पड़ेगी, एंड प्रेसिडेंट को उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उस स्टेट की जो असेंबली है उसके पास भेजना पड़ेगा, जस्ट कि हाँ एक बार बताने के लिए कि हाँ सर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या करा, अपने पार्टी लीडर से पूछा, पार्टी लीडर ने इसको सही एडवाइस किया कि यस यू शुड टेक द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और इसने ये किया। तो पार्टी लीडर ने तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया है, तो पार्टी लीडर कैन नॉट बी द आंसर, तो सेकंड को एलिमिनेट कर दो, तो बी गया एंड डी गया। अब बचा ए और सी, ठीक है, ए और सी बचता है। अब आ जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या गया, इस बंदे ने प्रेसिडेंट से भी एसेंट ले ली, प्रेसिडेंट ने सब कुछ करके वापस दे दिया, ठीक है। अब ये बंदा गया किसके पास, चेयरमैन के पास, ठीक है, द लीडर ऑफ द, यू कैन से चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, और उससे बोला सर जी प्लीज प्लीज टेक माय बिल एंड प्लीज पुट इट टू वोट, ठीक है। बट लेटर मतलब चेयरमैन ने क्या बोला, सॉरी सर 50% मेंबर्स नहीं है इसलिए आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस योर बिल, ठीक है। अब ये क्या लॉजिक है भाई कि बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा कि 50% मेंबर नहीं है, ठीक है, वो तो कोरम में होता है 1/10 से कम होता, ठीक है। राज्यसभा में 250 सीट है तो 25 मेंबर होते तो 25 समझ में आता, ठीक है, बट 50% कहां से हो गया भाई, 10% पे कोरम होता है ना, 10% से कम होता तो चेयरमैन वायलेट नहीं करता, चेयरमैन का लॉजिक सही होता है कि सॉरी सर आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस योर बिल बिकॉज देयर आर ओनली लेस देन 10 मेंबर्स, लेस देन 10% ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट, बट आधे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे कम है, तुम इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो गलत है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज वायलेटेड द क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैलकट्टा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, लॉजिक समझ में आया क्या था, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, हालांकि इतना टफ आएगा नहीं, आ गया तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा यार ये। तो ये भी हम लोगों ने जो 9th क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं अब 23 24 किसमें आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये चीज ध्यान रखना। और इसको याद 24 में क्या लिखा है, 4 मतलब 4 बच्चे, 4 मतलब 4 बच्चे, ठीक है, 4 बच्चे मतलब सर चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो 24 आर्टिकल क्या है, चाइल्ड लेबर, एंड 23 क्या है, 23 है आपका बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, मिनिमम वेज में कम पैसे देके काम करवाना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अ स्टेट गवर्नमेंट टीचर ऑर्डर्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट टू एंगेज इन सोशल बट नॉन टीचिंग एक्टिविटीज, भाई याद सवाल, ठीक है। सेकंड, अ माइग्रेंट फ्रॉम नेपाल वर्किंग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट फॉर लेस देन मिनिमम वेज, यस ये हो सकता है, बट सीओडी भी देख लेते हैं। एन एलिजिबल फीमेल जॉब एस्पिरेंट डिनाइड एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिस, नहीं भाई ये आपका 23rd में नहीं, ये 16 का वायलेशन है, ठीक है। अ डिसीजन नॉट टू इंक्रीज द डीएनएस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, गलत जवाब, ठीक है। ऐसे तो फिर हर बंदा ही बोलेगा कि हाँ सर हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये नहीं तो हमारा 24-23 वायलेट हो रहा है, ठीक है, गलत है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इजी सवाल था, आई होप आप सबका सही रहा होगा, ठीक है। चलो 11 डिस्कस करते हैं। In a democracy, an intelligent sharing of power among the legislature, executive and judiciary is necessary. In this context, which of the following favors the sharing of power? ठीक है, और करेक्ट पूछा है, तो yes, it ensures the stability of the political order, बिल्कुल भाई, जितना ज्यादा शेयर होंगे उतना स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। It promotes people participation in the government, तो yes, जितने ज्यादा शेयरिंग लोगे, जितने ज्यादा पोस्ट बनाओगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, तो 2 भी सही है। It reduces the possibility of arbitrariness, यस 3rd भी सही है, ठीक है। तो 2 और 3 किसमें है, अभी तक बी में है, ठीक है, और 1 भी है तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और देख भी लो, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज, यस कहते हैं ना भाई कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है तो क्या पावर बांट दो, सिंपल एज दैट। तो 2 3 4 तो किसमें था, तो 2 3 4 एक में था, अगर किसी को लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता तो 2 3 4 तो एक ही में है, ठीक है, दैट इज डी, तो डी आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12 डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन एब्सोल्यूट राइट टू असेंबल फॉर इट्स सिटीजन, Which of the following can be grounds for imposition of reasonable restriction on the right, ठीक है। तो राइट टू असेंबल में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो राइट टू रिस्ट्रिक्शंस असेंबल में एक चीज हमेशा याद रखना, कहीं भी तुम धरना नहीं दे सकते, क्यों भाई, पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जाम लग जाएगा, ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो पब्लिक ऑर्डर किसमें, ए में है, ठीक है, सी में है और डी में है, यानी बी कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। और पब्लिक ऑर्डर के साथ ही असेंबल विदाउट आर्म्स होना चाहिए, ठीक है, ताकि नेशनल इंटेग्रिटी ये इस तक को ना हो, ठीक है। तो क्या है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे भी देख लो पब्लिक ऑर्डर के साथ पब्लिक हेल्थ क्यों आएगा यार,
असेंबली और हेल्थ का क्या मतलब है, गलत है, ठीक है, समझो। तो इसका सही जवाब होगा डी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। और राइट टू रिलीजन, ठीक है, तो रिलीजन को मैंने बताया है कि वो आरती की थाली है, उसको हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है। तो हेल्थ, मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, HMP। राइट टू रिलीजन का क्या है एक्सेप्शन, HMP, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस, ठीक है। राइट टू असेंबल का क्या है, एक तो पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तब बहुत न्यूज में था उस टाइम जब ये आपका प्रोटेस्ट बहुत चल रहा था, कौन सा शाहीन बाग का प्रोटेस्ट बहुत था, तब ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर क्या 13 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द नेगोशिएटिंग कमिटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू नेगोशिएट विद द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये भाई प्रिंसली स्टेट्स वाले थे, ठीक है। उनसे किससे बात करें, ठीक है ना, 4 नाम दिए। तो अब देखो सबको पता है सेकंड तो पक्का होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैन ऑफ यूनिटी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो 2 तो होगा, यानी बी गया, ठीक है। अब 2 है, ठीक है। अब 2 के साथ खुद दिमाग लगाओ, 2 के साथ यहाँ पे टी सीता भैया रमैया ज्यादा अच्छा जा रहा है या फिर नेहरू ज्यादा जा रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है पटेल और नेहरू का अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा, तो 1 भी होगा, ठीक है। तो 1 2 होगा तो सी गया, ठीक है। तो अब बचता है ए और डी, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता था तो स्टिल इस लॉजिक पे 1 तो मार सकते थे, ठीक है, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4, याद रखना चारों ही है। और मैं इसको कैसे याद रखता हूँ कि पीता भैया सीता रमैया कहाँ के, साउथ इंडिया के हैं, तो साउथ इंडिया वाले भी एक यूनिटी में साथ देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सिमिलरली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी यहाँ पे थे, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो इन्होंने बातचीत करी होगी, नेगोशिएट करने के लिए इसको रखा। तो ऑल आर देयर, ठीक है। बस इसको याद करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो 13 हम लोगों ने यहाँ पे याद कर लिया, डी फॉर दिल्ली, 1 2 3 4 ऑल वर देयर, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। It is described as novel feature of Indian Constitution. It is meant for promoting idea of social economic democracy. अंधे को भी पता है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सीधा आगे आ जाओ। 17 which of the following statement is not correct with respect to adjournment motion in the Lok Sabha, ठीक है। adjournment motion पे क्या चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक देखते हैं, a member cannot give more than 1 notice of adjournment motion for any one sitting, तो yes adjournment motion एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की चीज होती है, ठीक है। बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाता है सब कुछ, तो ऐसे तो नहीं है बार बार चीजें दे दोगे, हाँ है ना। तो ए तो सही है, ठीक है। सेकंड, a matter which falls within the exclusive jurisdiction of state government is inadmissible under adjournment motion, yes। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के मैटर्स ही उठा सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर में उठेगा। थर्ड, adjournment motion shall not raise the question of privileges, yes। प्रिविलेज का मोशन क्वेश्चन को नहीं रेज करना चाहिए, तो सही जवाब क्या होगा, डी गलत होगा, चेक कर लो। The chair is bound to give reason if he or she refuses to give consent to adjournment motion, भाई क्यों तुमको रीजन देगा वो, चेयरमैन है यार, ही इज नॉट एट ऑल बाउंड, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना तो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे तो भाई एक बात बताओ, हर रोज हर चीज, हर रोज फिर कांग्रेस या बीजेपी जो भी ऑपोजिशन में होगा वो तो हमेशा ही वो लाते रहेंगे और चेयरमैन से बोलेंगे भाई एक्सप्लेन करो तुमने क्यों छोड़ा, समझ लो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो 15 का आंसर क्या होगा, नॉट करेक्ट, विच इज डी, यानी डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 18, चलो डिस्कस कर लेते, सामने दिख रहा है द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये काफी बार गीता गोपीनाथ जो है वो टाइम टू टाइम इसको प्रेजेंट करती रहती हैं और इनके इंटरव्यूज आते रहते हैं। तो दिस इज IMF, ठीक है, IMF चीफ गीता गोपीनाथ, याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, IMF की चीफ है वो इसको यहाँ पे प्रेजेंट करती रहती है टाइम टू टाइम, उनके साथ इनकी फोटो आती है न्यूज में, ठीक है। तो IMF लाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये रिपोर्ट्स को ध्यान रखने का, इससे क्वेश्चन आते रहता है, तो इसका मैंने एक आपको टेलीग्राम पे लिंक भी वो शेयर किया है, फोटो, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको देखते रहो। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम हैज डुअल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर का भी मेंबर होता है और वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होता है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अनलाइक द प्रेसिडेंट सिस्टम, द पार्लियामेंट्री सिस्टम अलाउज द फंक्शन ऑफ अ मोर स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं भाई, इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम तो कभी भी कोलैप्स कर सकता है, हाँ है ना, ठीक है। थर्ड, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, उल्टा होता है मेरे भाई, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द 3 ऑर्गन्स होता है, ना कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन। तो क्या आंसर होगा,
ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, 1 2 एंड 3 नॉट करेक्ट है, तो आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 17 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स 19th क्वेश्चन। ठीक है, चलो 16 पहले देखते हैं। 16 लिख रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। और आपसे क्या पूछा है? करेक्ट, सिंपल सवाल है। ठीक है, वेयर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस सॉवरेन पावर्स विद नो लिमिट्स, इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन। बिल्कुल भाई, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंडियन पार्लियामेंट पे सॉवरेनिटी। इंडियन पार्लियामेंट इज व्हाट? इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। ठीक है, इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? पीपल। पीपल आर मोर सुप्रीम। ठीक है, तो 1 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर वाइल ब्रिटिश हैज नो सच सिस्टम। ठीक है, नहीं, उल्टा होता है। ठीक है, ब्रिटिश में जो उनके एक्ट्स होते हैं उनको काउंटर साइन किया जाता है मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, ही इज लीगली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1 इज राइट, 2 इज नॉट, तो ए फॉर आगरा। ठीक है, आगरा इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 19 डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं करता मेरे भाई, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 है। ठीक है, वो एक्ट यहाँ पे बताता है डिटेल्ड प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बताता है कि प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पे हटा दो, बस। ठीक है, अब हटेगा कैसे? हटेगा कैसे वो जजेस इंक्वायरी एक्ट में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड, द चेयरमैन स्पीकर हैज डिस्क्रिशनरी पावर विद रिगार्ड टू एडमिटिंग द रिमूवल मोशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यस, ये चीज सही है। ठीक है, जब भी क्या होता है, इसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, अब देखो, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जज कहाँ है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी जज को अगर हटाना है तो वो इम्पीचमेंट के मोशन आएगा। ठीक है, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर लोकसभा में स्टार्ट करना है तो भाई पहले 100 बंदों की परमिशन लेके आओ। 100 मेंबर को साइन करके नोटिस देना है स्पीकर को कि सर जी, वी वांट टू सैक दिस जज, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग। ठीक है, और राज्यसभा में हो तो 50 मेंबर पे साइन करवा के दो कि सर वी वांट टू सैक दिस जज। अब बारी चली गई चेयरमैन के हाथ में। अब चेयरमैन का डिस्क्रिशन है, आई डोंट थिंक सर, आई डोंट वांट टू पिक अप दिस मोशन। तो क्या होगा? इट विल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन और जज विल नेवर बी सैक्ड। बट जनरली ऐसा चेयरमैन करता नहीं है, वो सुनेगा। ठीक है, क्योंकि भाई 50 बंदों ने साइन कराया, 100 बंदों ने साइन कराया, तुम 100 बंदों की बात कैसे रिजेक्ट कर दोगे? ठीक है, हल्ला हो जाएगा मीडिया में। ठीक है, तो स्पीकर और चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, सर ओके, आई एम एक्सेप्टिंग योर कॉल। ठीक है, बट आई वोंट पुट टू टेस्ट, मैं सीधा वोट नहीं करवा दूंगा, मैं पहले एक क्या करूंगा, मैं एक कमिटी बनाऊंगा। ठीक है, और एक कमिटी क्या होगी, उस कमिटी में कौन कौन होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और उन 3 को मैं बोलूंगा कि सर देखो, आपके XYZ बंदे के खिलाफ, आपके XYZ जज के खिलाफ अपने को कंप्लेन आई है। ठीक है, एंड प्लीज आप इस कंप्लेन को जज करो। ठीक है, और आप हमको बताओ क्या ये बंदा गिल्टी है या नहीं, अपने जो भी तुम्हें लॉजिक यूज करना है करो। ठीक है, अब ये मैटर किसके पास चला गया? चेयरमैन ने अपना पल्ला झाड़ के दे दिया इन एक कमेटी को। अब कमेटी पे बोला है, अब कमेटी कुछ ना कुछ नया पता लगाओ करेंगे। ठीक है, और इन्होंने फैसला सुना दिया, हाँ ये ही बंदा चोर है। ठीक है, इसने चोरी करी है। ठीक है, XYZ इज गिल्टी। ठीक है, अब मैटर आ गया चेयरमैन पे। अब चेयरमैन व्हाट विल इट डू? इट विल पुट टू वोट कि भाई लोकसभा में वोटिंग की जाए। ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी से निकाला जाए, यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% से ज्यादा ऑफ द स्ट्रेंथ से लोकसभा ने कह दिया फायर हिम। ठीक है, अब विल ही बी फायर्ड? नहीं, दैट बॉल गोज टू राज्यसभा। सेम प्रोसेस राज्यसभा में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% से ज्यादा ने वोट कर दिया। ठीक है, देन क्या हुआ? विल ही बी फायर्ड? नो, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट विल डिसमिस द जज। समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जुडिशियरी बोल रहा हूँ, सॉरी, जज को हटाने का। फिर से रिवाइज करो, पहले क्या आएगा? पहले 50 या 100 बंदे कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन के बाद जाएगी वो कमेटी के पास, कमेटी के बाद वो फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा लोकसभा से, स्पेशल मेजोरिटी से होगा राज्यसभा से, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट विल सैक द जज, एक जज हो गया बाय। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, मेंस में भी आ सकता है, कभी पूछ लो। ठीक है, ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड सेकंड इज व्हाट? ठीक है, सेकंड इज राइट
ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे इसका सही है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th को डिस्कस करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, क्या होगा, करेक्ट बताना है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, यस, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गेट डिसमिस्ड। ठीक है, तो डिसमिस हो जाते हैं, तो ये हो गए, तो वन इज राइट। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज रॉन्ग, सस्पेंड होती है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, सस्पेंड होती है, डिसॉल्व नहीं होती। पहली बार में तो डिसॉल्व नहीं होती, पहले सस्पेंड होती है, यस, लेटर टाइम्स में बाद में डिसॉल्व कर दी जा सकती है, बट सस्पेंड नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड गलत है, तो बी गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ठीक है, और थर्ड भी देख लो, थर्ड भी गलत ही होगा। द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड विद स्टेट हाई कोर्ट, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल यार, हाई कोर्ट का जज बन जाएगा वो। ठीक है, वाहियात, बकवास, सब बुलशिट। ठीक है, हाइड्रो कोर्ट की पावर को नहीं इंपैक्ट करता। ठीक है, 21, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत, तो नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, देखते हैं। देयर इज नो कोर्ट फी टेबल एट लोक अदालत, ये मैंने बताया था, फ्री में होता है काम। ठीक है, इन लोक अदालत सोशल वर्कर कैन एक्ट एज मीडिएटर्स, बताया है। ठीक है, इसके अंदर जजेस, सोशल वर्कर सब होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ द लोक अदालत हैव द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी कंसाइलेटर्स ओनली। ठीक है, एंड डू नॉट हैव अ जुडिशियल रोल। ठीक है, अब ये तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार, ठीक है, वहां तो जुडिशरी होगी, ठीक है, वो तो जज ही करते हैं, तो ये तो सही होगा, और तुम लगा दोगे क्या, ठीक है, मतलब ये तो गलत होगा। ठीक है, तुम लगा दोगे सी, हाँ है ना। ठीक है, बट इसका सही जवाब है, ये सही है भाई, डी इज रॉन्ग। द जुरिस्डिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज अप टू 1 करोड़, नॉट 1 लाख। अब समझो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। लोक अदालत में क्या होता है मेरे भाई, लोक अदालत में सबसे पहली बात याद रखना, लोक अदालत में डायरेक्टली जजमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, वहां जो सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा होते हैं वो दोनों पार्टियों को बोलते हैं, पहली बात तो दोनों पार्टियां कंसाइलेशन के लिए मानेंगी, तो उनको कंसाइल करवाने की कोशिश करी जाती है कि यार इतना अवार्ड लेना चाहिए। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ अ मीडिएशन। ठीक है, तो उस पर ना फोर्स नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो दैट इज वाई दे डोंट हैव अ जुडिशियल रोल, दे आर मियरली क्या है, दे आर मियरली कंसाइलेटर्स। ठीक है, कंसाइलेशन प्रोसेस वो लोग करवाते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। देखो ये पढ़ो, ठीक है, ये यहां से पढ़ो। ठीक है, लोक अदालत शैल नॉट प्रेशराइज और फोर्स एनी पर्सन या पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज और सेटल द केस और मैटर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, द मेंबर्स, द पर्सन डिसाइडिंग द केसेस इन लोक अदालत आर मियरली द मेंबर ऑफ लोक अदालत, दे हैव अ रोल ऑफ जस्ट कंसाइलिएशन एंड नॉट एनी जुडिशियल रोल। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, प्लीज इस चीज को अपने नोट्स में डालना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड परमानेंट लोक अदालत क्या है, परमानेंट लोक अदालत 1 करोड़ रुपए तक के जो केसेस है, ठीक है, तो वो देखती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, एंड ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नालसा के साथ होती है 1987 के लीगल अथॉरिटीज एक्ट के अंदर इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, एंड नो कोर्ट फी पेबल, ये मैं पहले बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड आपको करेक्ट बताना है। तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नहीं भाई, ये न्यूज में था, ये हाई कोर्ट ने लॉन्च किया है दिल्ली में। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू स्टडी द एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू फाइनल डिस्पोजल। यस, तो जनरली ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सही है। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, बाकी इसका जो आंसर है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलो 23rd पढ़ते हैं। ठीक है, Who among the following can be considered as a permanent executive? परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, IAS। ठीक है, और ये जो दूसरे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और ये क्या होते हैं, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। खुद बता दो आंसर क्या होगा, क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, तो क्या होगा, ए गया, सी गया, डी गया, आंसर है बी, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी, वो एक IAS होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, परमानेंटली रहेगा वो। ठीक है, इतनी जल्दी उसे ऐसे हटाया नहीं आ सकता। अटॉर्नी जनरल सर, अटॉर्नी जनरल मेरे भाई, इसका आर्टिकल नंबर 76 है, और ये भी क्या है, ही इज इंजॉयज टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी प्लेजर जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ओके 24 देखते हैं। द टर्म कोऑपरेटिव्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आएगा। ठीक है, तो कोऑपरेटिव है। ठीक है, अब पार्ट 3, ठीक है, अब पार्ट 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स, तो यस, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सेकंड पार्ट 4,
अब पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी, ठीक है। तो यस, स्टेट शुड टेक एक्टिव मेजर्स टू गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये सब आता है। एंड पार्ट 9 बी, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, पार्ट 9 इस क्या है, पंचायत, ठीक है। पार्ट 9 ए क्या है, इज मुन्नी, म्युनिसिपैलिटी। एंड पार्ट 9 बी क्या है, इज कोऑपरेटिव। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है पीएमसी, ठीक है। पार्ट 9 इज पंचायत, पार्ट 9 इज मुन्नी, पार्ट 9 बी इज कोऑपरेटिव। तो 1 2 3 यानी सही जवाब डी फॉर दिल्ली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एंड कोऑपरेटिव्स कब ऐड हुए थे, ये एक्ट भी पता होना चाहिए, 2011 में, ठीक है। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या ऐड किया, ठीक है। तो एक फंडामेंटल राइट में चेंज लाया, ठीक है, एक डीपीएसपी में भी चेंज लाया और एक पार्ट भी ऐड किया, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 सवाल, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जुरिसडिक्शनल पावर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ही पोजेसेस ओरिजिनल एंड अपैलेट जुरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यस सही है। दोनों केसेस में देख सकता है, ओरिजिनल केसेस सुन सकता है, अपील भी सुन सकता है नीचे वालों की ओट्स की, तो सही है, ठीक है। ही हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंसेस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट, यस फांसी भी दे सकता है, बट इसकी फांसी को क्या होगा, रिव्यू करा जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली कोर्ट्स के बाद, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी फॉर कैलकटा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी फॉर कैलकटा। तो 25 क्वेश्चन को हमने आप डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स 26 को डिस्कस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्ट एंड प्रोविजन, एक्ट एंड प्रोविजन में आपको बताना है कहां से क्या चीज ली हुई है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले थर्ड देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये पता है कि भाई इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो भाई थर्ड इज राइट, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो थर्ड राइट है, तो ए गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस, नहीं भाई इतनी जल्दी कोई इलेक्शन का नहीं आया, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। तो 1 गलत है, तो ए सी डी आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। तो किससे आया था, 1891 से आया था, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। 1891 से ही क्या आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। 1891 1892 के जो एक्ट था वो, तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट, तो यस 92 वाले एक्ट में, सेम एक्ट में पावर टू डिस्कस द बजट मिल रही थी, ठीक है। एंड ऑल्सो पावर टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे, ये भी 92 के एक्ट से था, तो ये देख सकते हैं, ठीक है, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या करा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या करा था, जो आपका फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री सिस्टम, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री सिस्टम कब आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको अलग किया था, ठीक है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब आ जाओ 1892 के एक्ट से, तो 1892 के एक्ट में क्या हुआ था, ठीक है, पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, पहला डिस्कस द बजट, एड्रेस क्वेश्चंस, क्वेश्चन की भी, ठीक है। अब वोटिंग नहीं आई है, याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं वोटिंग भी मिल गई थी, नहीं, डिस्कस एंड एड्रेस द क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो वापस आओ अगर उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एंड जो ये यही पर्टिकुलर एक्ट था, इट मेड अ लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन कब आए थे, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 एक्ट से आए थे, ठीक है, ये चीज याद रखना, 1919 एक्ट से, ठीक है, अपने देश में डायरेक्ट इलेक्शन आए थे। चलो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट 28 को चलो देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड जज केस इन द 1993 केस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 जजेस केस पता होना चाहिए। पहला था आपका लगभग 1980s में आया था, ठीक है। दूसरा आता है यही वाला 1993 में आया था, ठीक है आपका, ठीक है। एंड तीसरा आता है 1998 में। अब यहाँ पे चीजों को समझो, ठीक है। पहले जज के जो केस आया था उसमें ये बात की गई थी क्या, कि भाई देखो सुप्रीम को जो प्रेसिडेंट को या एग्जीक्यूटिव को जो जजेस को अपॉइंट करना है, ठीक है, उसको जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जजेस से कंसल्ट करने प्रेसिडेंट गए और जज ने कह दिया सर एबीसी को जज बना दो, ठीक। तो ये जो रिकमेंडेशन है कंसल्टेशन, ये कंपलसरी या बाइंडिंग नहीं है, कॉन्करेंस नहीं है, ठीक है। मतलब एबीसी का नाम जुडिशरी ने सजेस्ट तो किया, बट
प्रेसिडेंट मे और मे नॉट कंसिडर। तो इसका मतलब था कंसल्टेशन वॉज नॉट इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये फर्स्ट जज केस में बोला, ठीक है। बट देन कम्स 1993 का सेकंड जज केस। इस जज केस में इन्होंने बोला नहीं, जो हमने कह दिया, जिसका नाम हमने दिया, तुम्हें उसी को ही मनाना पड़ेगा, ठीक है, उसी को ही मानना पड़ेगा। हमने कह दिया तो हमारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्या हो गया, कंसल्टेशन वॉज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। बट ऐसे तो भाई जुडिशरी किसी का भी नाम दे देगी, और भाई ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, ये तो जुडिशरी का डोमिनेशन चल गया। तो जज ने खुद ही बोला कि नहीं, हम एक बंदा तुम्हें कोई नाम नहीं देगा, वी विल ट्राई टू फॉर्म अ कोलिजियम, एक ग्रुप बना के देंगे हम, ठीक है। एंड इनिशियली में बोला गया 3 मेंबर्ड कोलिजियन तुमको रिकमेंड करेगा, तो चलो 3 बंदे मिलकर ठहरे, अब मान लो, ठीक है। और 1998 में भी एक थर्ड जज केस था, उसमें भी सेकंड जज केस को बात को अपहोल्ड करा कि यस कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस, बट हम एक काम करते हैं, 3 की जगह 5 जज बना देते हैं, ताकि 3 से भी गलती ना हो, तो हम 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ो, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जज केस इन 93। अभी हमने बोला यस, अभी तो बताया कि सेकंड जज में ही तो बोला गया है कि हाँ कंसल्टेशन इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस, बट एक बंदे की कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी, 3 बंदे की होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन, ठीक है। सेकंड पढ़ते थे, थर्ड जज केस इज एक्सपेंडेड टू 5 मेंबर्ड बॉडी इंक्लूडिंग सीजीआई, यस 4+1 अभी बताया, ठीक है। तो 1 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड देख लेते, थर्ड गलत ही होगा। इट हैज एन ऑफिशियल सेक्रेटरीट व्हिच प्रिस्क्राइब द सेट, कुछ नहीं, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है, सब बैकडोर होता है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर द 3 जजेस केसेस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में सरकार की ओर पहला गोल सरकार ने मारा, फिर 2 गोल किसने मारे, 2 गोल जुडिशरी ने मारे, ठीक है। तो 3 जज केस में आपसे पूछ सकता है पहले में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, ठीक है। तो ऐसे मैं तो हमेशा रखता हूँ, पहला गोल सरकार ने मारा, ठीक है, पहले गोल ने कह दिया कि भाई जो सरकार कह रही है वही सही, ठीक है। सेकंड जज केस में नहीं, जो जुडिशरी कह रही है वो सही, एंड थर्ड में इसी को ही अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। और आज तक हमारे देश में यही चलता आ रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम, ठीक है, कि भाई आप जज तभी बनोगे जब आपके पापा, चाचा, ताऊ, ताई, अंकल, आंटी जज है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 29th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताया है कोई टेन्योर नहीं, 65 ईयर्स तक वो रहेंगे, ठीक है, कोई मिनिमम एज भी नहीं, तो ये बात तो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, गलत जवाब, पार्लियामेंट करेगा भाई, प्रेसिडेंट कहां से कर देगा, ठीक है। तो सेकंड रॉन्ग, खट खट खट, ए फॉर आगरा, ठीक है। और थर्ड देख लो, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल सेल, बताया तो भाई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे हटते हैं, कैसे हटते हैं, अभी तो पूरा बताया डिटेल प्रोसीजर, ठीक है। इतना आसान नहीं है जज को हटाना, ओके। इम्पीचमेंट होता है, चलो वैसे एग्जैक्टली इम्पीचमेंट वर्ड तो गलत है, एग्जैक्टली इम्पीचमेंट तो उसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, ये लॉजिक पता होना चाहिए, जजेस और प्रेसिडेंट के सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट, बट वोटिंग डिफरेंस होता है। यहाँ होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% जज में, ठीक है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होता है। ये चीज आप मेरे भाई ध्यान रखना, कभी फंस मत जाना, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में हटाने में। प्रेसिडेंट को हटाना है तो लोकसभा की लेटर से स्ट्रेंथ है 300, तो तुम्हें 2/3 ऑफ 300 ही लाने पड़ेंगे, भली 100 ही लोग प्रेजेंट है, बाकी 200 अभी समोसे खाने गए हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 200 ही वोट कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं है, यहाँ अगर 100 प्रेजेंट है तो 100 में से 200-300 चाहिए और प्लस 50% और, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट पे क्या अंतर होता है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी 30th, which of the following basic features are incorporated in the constitution of India forms the universal declaration of human rights, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, पीएसआईआर वाले काफी अच्छे से जानते हैं, 1950s एक्सेट्रा में जो यूएन में साइन किया गया था, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, आपके फिर उसके बाद कुछ साल बाद इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, यस आपके पॉलिटिकल राइट्स यहीं पे मिलते हैं, काफी सारे सोशल राइट्स की भी मिलते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट काफी सब मिलते हैं। तो 1/3 फंडामेंटल ड्यूटी में कहाँ कुछ है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3, दैट इज सी फॉर कैलकाटा, ठीक है। दिस इज इजी। नेक्स्ट 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है, द पावर
of judicial review of high court extends only to the state government and not to the central government है 31 नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इवन द हाई कोर्ट कैन रिव्यू द सेंट्रल लॉस ठीक है और स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं तो फर्स्ट रॉन्ग तो ये गलत नेक्स्ट आ जाओ बी और सी में से एक सही है द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 32 वाह भाई वाह कहाँ लिखा है देयर इज नोवेयर मेंशन्ड ठीक है तो सेकंड भी गलत आंसर क्या है सी द 42nd अमेंडमेंट curtailed the judicial power of high court yes इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला ही जाता था इंदिरा गांधी जी के टाइम में आया था जुडिशियल को हथियाने की कोशिश की गई थी बट सब कुछ रिवर्स कर दिया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ठीक है तो इजी सवाल है सी फॉर कैलकाटा चलो आगे बढ़ते हैं यही देख लेते हैं 34 देख लेते हैं विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ठीक है और आपसे क्या पूछा करेक्ट ठीक है तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव प्रोसेस एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोसेसेस प्रैक्टिसेस ठीक है तो अब देखो यार ये इसका सही जवाब है ठीक है बट इसका ये प्राइम ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है ठीक है अब यार ये क्या है ये और है ऑब्जेक्टिव में एक है सबसे मेन जैसे ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इसका क्या है कि भाई जो आपके क्रॉप्स हैं उनको उनकी सुरक्षा की जा सके फ्रॉम डिजास्टर्स फ्रॉम वेरियस अननेचुरल इवेंट्स ठीक है या वेरियस नेचुरल इवेंट्स तो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ है बट यस ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इनकरेज किया जाए फार्मर्स को कि आप सर मॉडर्न प्रैक्टिसेस को यूज करो हम आपकी बीमा जो फसल है उसका बीमा कर देंगे इंश्योरेंस कर देंगे ठीक है तो कल को कुछ गलत हो गया तो वी आर देयर ठीक है तो ए इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट इट इज मैंडेटरी फॉर ओनली दोज फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन्स फ्रॉम बैंक ठीक है तो पहली बात तो ओनली पे आ जाते ठीक है बट ये प्रोविजन पहले था ठीक है अब अभी खरीफ 2020 से ये चेंज हो गया ठीक है अब ये कंप्लीटली वॉलंटरी ठीक है पहले जो लोग लोन लेते थे बैंक से उनको कंपलसरी बीमा योजना में पार्ट लेना होता था बीमा कराना होता था बट अब नहीं तो क्या आंसर होगा इसका ए फॉर आगरा ठीक तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ठीक है लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट ठीक है 35 ठीक है और एक्चुअली पता है मैंने क्या इसका आंसर आया था मैंने डी लगाया था ठीक है डी क्योंकि मैंने कहा यार इसका ऑब्जेक्टिव ये तो बहुत दूर की बात होगी तो बोल बच्चन वाली बात होगी ठीक है तो मैंने कहा यार ये भी गलत होगा ठीक है और ये तो मुझे पता था तो आंसर मैंने डी लगाया बट इसका आंसर था ए ठीक है तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ऐसा नहीं है चलो ठीक है और मैं मतलब टाइम फ्रेम में पहले सॉल्व करता हूँ देन आई आस्क ठीक है देन आई टीच चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ठीक है और वाया वंदना योजना में ठीक है क्या है ओल्ड एज वालों को पेंशन देना है ठीक है और वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस टाइप की है ठीक है और तो आंसर क्या हो जाएगा बी टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग द ओल्ड एज ठीक है तो ये ध्यान रखना है एंड इसे कंफ्यूज हो सकते हो कि बीपीएल कैटेगरी को यहाँ पे जो हियरिंग एड्स और ये सब देना ठीक है तो ये आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ठीक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना ठीक है यहाँ पे याद रखना वाया वंदना योजना है ठीक है वाया वंदना ठीक है वाया वंदना ठीक है और यहाँ क्या होगा मैं ऐसे याद रखता हूँ ठीक है वीवीआईपी ठीक है वीवीआईपी ठीक है तो इंश्योर्ड पर्सन्स ठीक है इंश्योर्ड पर्सन्स तो अब मेरे साथ बोलो ठीक है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना वीवीआईपी ठीक है इंश्योर्ड पर्सन ठीक है और अच्छा मेरे को आप बताओ राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या होगी ठीक है आरवीवाई ठीक है तो अब ये वीवीआईपी तो नहीं है तो ये वाली हो जाएगी कौन सी कि डिफरेंटली एबल्ड जो ओल्ड एज पीपल है उनको क्या देना उनको थोड़ा सा हियरिंग एड दे दो और सच डिवाइसेस ठीक है तो कंफ्यूज मत होना है अभी याद है चलो तो डिस्कस कर लिया करेक्ट आंसर टू दिस इज बी फॉर बॉम्बे लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है इसको मिटाने दो एक सेकंड गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फायदा ऐसा लग रहा है ठीक है प्लीज सॉल्व ठीक है सॉल्व करते रहे ठीक है और हमारा डिस्कशन चलता रहेगा 32 consider the following statements in context of the preamble of the Indian Constitution first it is not enforceable in the any court of law सही है ठीक है enforce नहीं किया जा सकता it is source of power to the legislature and also prohibition upon the power of legislature नहीं it is neither a source of power nor a prohibition तो सही जवाब ए फॉर आगरा ठीक है नेक्स्ट 33 ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम ठीक है और ये अभी न्यूज में अभी आया था ठीक है द ग्रेट रेनेसा डैम ठीक है और ये किसके बीच में है ठीक है दिस इज एक तो इजिप्ट है और एक सूडान है ठीक है एक इजिप्ट है ठीक है एक सूडान है ठीक है और एक इथोपिया है ठीक है एक इथोपिया ठीक है तो ये चीज आने ना तो इजिप्ट सूडान इथोपिया आप देखो कहाँ है
इजिप्ट एंड इरिटिया तो नहीं है, इरिटिया हटाओ, सोमालिया हटाओ, सोमालिया हटाओ, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, इजिप्ट एंड सूडान। एंड ये क्या बोलते हैं, कौन सी नदी पे है, तो इट इज ऑन ब्लू रिवर, ब्लू नाइल रिवर पे है। ठीक है, एंड इथोपिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड ये आपका फंसा हुआ है इथोपिया, सूडान एंड इजिप्ट। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे लड़ाई है। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 36 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑल द नेबरिंग कंट्रीज हु एंटर्ड इंडिया इलीगली। वाह, चाइना से भी है क्या? गलत, इसका ट्रिक है बीएपी कंट्री से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो फर्स्ट गलत, यानी ए बी डी गलत। आंसर क्या है? सी फॉर कैलकाटा, सीधा सवाल। ठीक है, सेकंड सही है। ठीक है, इट एग्जेम्प्ट्स द माइग्रेंट फ्रॉम द एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1920। यस, उन माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप तो दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो सारी कुछ तो लड़ाई हुई थी। ठीक है, थर्ड, इट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एनआरसी। तो नहीं भाई, एनआरसी का क्रिएशन आपका 2005 के आसपास की बात चल रही है। ठीक है, तो ये मत कहना कि अभी का है, कि पुराना मैटर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री से? तो बीएपी। ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ओके। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड बाय द स्वरण सिंह कमिटी। और आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, पेनल्टी फॉर द पनिशमेंट फॉर नॉन डिकम्पाइलेशन ऑफ ड्यूटीज। तो यस, ये उन्होंने रिकमेंड करी थी बट एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, सेकंड, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी उन्होंने रिकमेंड करी थी बट एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, थर्ड, कंपल्सरी वोटिंग। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? ए फॉर आगरा। ठीक है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछते हैं। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्वालिफाई अ पर्सन फॉर अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो करेक्ट बताना है। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, ही हैज हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस फॉर टेरिटरी ऑफ 10 years। यस, बताया था ना, हाई कोर्ट, हाई स्कूल, 10-10-10-10, तो 10 year जुडिशियल ऑफिस, 10 year एडवोकेट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान। ठीक है, तो करेक्ट क्या हुआ आंसर? सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक सेकेंड, 39। हाँ, 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एन इंडिविजुअल कैनॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 6 months। ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। रॉन्ग, पहली बात तो 3 months है। ठीक है, और वो भी तब जब एक प्रॉपर जुडिशियल वो हाई कोर्ट से एक्सेट्रा से आप लिखवा के लाओगे तब कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वेस्टेड एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट। नहीं भाई, नहीं, ये आपके पास दोनों के पास है, स्टेट के पास भी है और प्लस क्या है, पार्लियामेंट के पास। ये चीज ध्यान रखना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज है, ठीक है, वो स्टेट भी बना सकती है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या है? ये भी गलत। ठीक है, सही जवाब क्या है? डी फॉर दिल्ली। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ओके, 40th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी काफी बार न्यूज में रहती है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, इट एम्स टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ वुमेन बाय एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम क्लीन कुकिंग फ्यूल। यस, ये तो है ही, इसमें गरीब लोग को सिलेंडर दिया जाता है। ठीक है, तो सही बात है। ठीक है, सेकंड, द कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू ओनली बीपीएल फैमिलीज अंडर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो यस, ये भी सही है। ठीक है, तो सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, 41, with reference to the Supreme Court during the pre-independence era. ठीक है, consider the following statements. ठीक है, the federal court was established under the Charter Act of 1833. ठीक है, फेडरल कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। अब ये कब बनी थी भाई? ये तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में ही बनी थी। 1833 में तो थी भी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, Supreme Court replaced the British Privacy Council, which was the highest court of appeal under the Government of India Act 1935. अब ये सही है। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। मैंने बी मार्क करा। ठीक है, बट फिर मैंने जब आंसर चेक किया तो आंसर था डी। अब मैंने कहा डी कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो रिप्लेस किया था यार। ठीक है, ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल को, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तो उससे भी ऊपर है। ठीक है, हाँ है ना। अब बताओ गलत क्यों है?
ठीक है, मैं भी परेशान था, मैंने कहा यार मैं क्या बताऊंगा बच्चों, एक्सप्लेन क्या करूंगा। ठीक है, आंसर क्या है, प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कब बनी भाई, सुप्रीम कोर्ट तो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉडी है। ठीक है, जो कि 1950 एक्सेट्रा में आई थी, हाँ है ना। ठीक है, तो विथ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा कौन था, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा तो हमारे देश में ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल थी। तो सेकंड भी गलत है। ठीक है, हालांकि ऐसा पूछता नहीं है, ये विजन वालों ने जबरदस्ती का बना दिया क्वेश्चन। ठीक है, बट यूपीएससी इतने गंदे टाइप के तो क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो सभी का अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। वैसे ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये वैसे स्टेटमेंट सही है। चलो ठीक है, 42। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स फॉर विथ फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन फॉर, अभी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। अब मैंने सैलरी की तो बताई दी थी। ठीक है, किस किस की सैलरी होती है, पीजी में कम बोल जरा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, अब ओथ किसकी है। ठीक है, ओथ यहाँ पे कौन कौन से उसकी रहती है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ओथ जो यहाँ पे होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स की नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है, मैंने ट्रिक ऐसी बना रखी, कैग। कैग के अलावा किसी की भी यहाँ पे ओथ नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की नहीं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है जजेस वजेस तो होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब आ जाओ, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसकी ओथ नहीं होगी, तो 1 गया 2 गया। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो और मैं बोल चुका हूँ एक्सेप्ट कैग, सिर्फ कैग है। ठीक है, तो ये भी गलत, तो 2 भी गलत, तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटर, यस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एमपीज, एमएलएज, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, इनकी होती है। ठीक है, एंड यस ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया एक्सेप्ट कैग, एक्सेप्ट कैग। ठीक है, अब यानी यहीं से ट्रिक निकाल लो, क्या सैलरी भी कैग की मेंशनड है, और क्या ओथ भी कैग की मेंशनड है। ठीक है, ठीक है, याद है ना, NSOR। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, नेम्स है, शेड्यूल 1 इज नॉट नेम, सेकंड इज सैलरी, तो सेकंड में सैलरी किसकी है, कैग की होती है ना, पीजी में कम बोल जरा, कंप्यूटर। ओ थर्ड इज ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ में भी कैग आएगा। ठीक है, एंड आर इज राज्यसभा की सीट है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, 42 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्सेप्ट कैग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को यहाँ मत दिखाना, और जजेस तो होंगे। लो देख सकते हो, ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स द ओथ एंड एफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, एमपीज, ठीक है, एमपीज होगा तो एमएलएज भी होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट भी होगा। ठीक है, और देखो कॉम्पोटोना एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर तो हो गई। ठीक है, इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटर हो चुका है। ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एमपीज प्लस क्या है, ठीक है, एमएलएस, ठीक है, प्लस आपके जो जजेस, ठीक है, प्लस कैग, इनकी होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, और यस एक बात याद रखना, उन कैंडिडेट्स की भी है क्या जो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट हो रहे हैं। तो कल को लेट अस से यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन कि सर मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरी ओथ कहाँ लिखी है, मुझे बताओ सर। ठीक है, तो तुम्हारी ओथ मेरे भाई थर्ड शेड्यूल में लिखी है, बिकॉज यू आर अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस, इस टाइप के घटिया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो 42 भी डिस्कस कर लिया, ऊपर डिस्कस कर लिया सारे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 43 देखते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है। ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको बताना है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या होता है, कुछ स्टेटों को ज्यादा पावर देना, कुछ स्टेटों को कम पावर देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिप्रेजेंट द असिमेट्रिकल फेडरल फीचर। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द सेंटर, नहीं भाई ये तो यूनिटरी फीचर है, 1 रॉन्ग। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बताया, ये भी यूनिटरी फीचर है, कनाडा से लिया है, 2 भी रॉन्ग, तो 1 गलत, 1 गलत, 2 भी गलत। अब आ जाओ 3 एंड 4। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कुछ स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, यानी स्पेशल पावर्स होंगी, बिल्कुल। आर्टिकल 371, यस 371 में लिखा है ए बी सी डी ऐसे क्लॉज, नागालैंड और आपका महाराष्ट्र एक्सेट्रा, यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, तो दीज आर स्पेशल स्टेट्स। तो आंसर क्या है, तो कलकत्ता।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और लिख देता अगर मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, तो क्या लिखते हैं, वो भी होता मेरे भाई, कुछ स्टेट को ज्यादा कुछ स्टेट को कम, आया ना, ठीक है, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स, यस, कुछ स्टेट्स को ज्यादा कुछ स्टेट्स को कम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो 44th, consider the following statements regarding the Government of India Act of 1858, ठीक है। It created a new office, Secretary of State, with complete control over the Indian administration, yes, इन्होंने स्टार्ट किया था एंड 1947 ने इसको एंड कर दिया, ठीक है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ए विल बी देयर। Second, it ended the system of double government by abolishing the board of the court of directors and board of control, रुक जाओ, थर्ड पढ़ो, it also ended the activities of East India Company as a commercial body, ठीक है, नहीं मेरे भाई, याद करो उससे पहले ही, बहुत पहले ही क्या हो चुका था, हम पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, 1858 से पहले बन चुकी थी, मुझे इतना पता है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता एक्ट कौन सा है, बट मुझे ये पता है कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बहुत पहले ही बन चुकी थी। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दूंगा मैं, थर्ड जैसे एलिमिनेट तो क्या हुआ, बी गया, सी गया, डी गया, आंसर क्या है, ए फॉर एवरेज, ठीक है, हाँ है ना, समझो, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ए, और कौन से एक्ट से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हुई थी, तो 1833 से, ये चीज आप ध्यान, ठीक है, तो 1 and 2 इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यहीं पे डिस्कस करते हैं 46, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेव द इंडस्ट्री स्टेटस, ठीक है, अब ये मुझको पता है कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है, कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है क्योंकि वहाँ गेम एक्सेट्रा बहुत होता है, तो मैंने ए और बी को तो एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, मैंने आसाम लगाया था, बट इसका आंसर है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में बहुत ज्यादा फुटबॉल एक्सेट्रा खेला जाता है, तो ये दिया गया, तो अब ये आ रहा, ठीक है, तो इंडस्ट्री स्टेटस इसको मिला है मिजोरम को, ठीक है, अभी मैंने करंट अफेयर्स उतने देखे नहीं थे, बट स्टिल। चलो 47 के बारे में बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, दे आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो यस, ये तो सही है, ठीक है, दे आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ऐसे देखो ना, अगर हर जगह फ्रीडम हो तो आप तो किसी प्राइवेट एंटिटी के घर में भी चले जाओगे, कहीं भी रह लोगे, नहीं, तो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल तो नहीं हो, मैंने तो इस लॉजिक पे ये करा, ठीक है। सेकंड, दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस बट नॉट टू लीगल एंटिटीज एंड फॉरेनर्स, तो यस, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 आपके फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हाँ है ना, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, क्या, इट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज कैलकाटा, ठीक है, ये आ रही ना, दीज आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस, ठीक है, नॉट टू द लीगल एंटिटीज एज वेल एज टू द फॉरेनर्स, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली 47। लेट अस डिस्कस 48 क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, इट वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक बाय द वे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ठीक है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फोर्टजेला डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिक्स इन 2014, यस, ब्रिक्स बैंक है ये, ठीक है। सेकंड, ठीक है, एनडीबीएस, मैंने कैसे याद रखा है, एनडीबीएस, ठीक है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शंघाई, ठीक है, तो इट इज हेडक्वार्टर शंघाई, यस, 1/3 सही है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द बैंक, नहीं भाई, इसके शेयर होल्डर सब बराबर बराबर है, सबने इन ब्रिक्स के कंट्रीज ने इक्वल पैसा डाला इसमें, ठीक है, तो सब बराबर है, ठीक है, ये आपका उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है जो वर्ल्ड बैंक और ये सब के होते हैं, तो सेकंड इज रॉन्ग, यानी ये गया, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, 45 डिस्कस करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द एक्ट्स गिवन अबव एम एट एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है, ओके, देखते हैं। अब सबसे पहले सेकंड देखो, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955, यस, ये अनटचेबिलिटी एक्सेप्ट को बैन करता है, तो 2 तो है, ठीक है। थर्ड, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यस, 21A को एनफोर्स करता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, यस, ये भी आपके जो वेरियस प्रोविजन है उसको वो करता है, आपका इनैक्ट करता है, जैसे कि प्रिवेंशन, डिटेंशन और ये सब, कभी कुछ टेररिस्ट वाली एक्टिविटी हो जाए तो उसके थ्रू आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्स किया जा रहा है, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। अब तो इस हिसाब से क्या है, बी इसका आंसर है, ठीक है, बट यार मैंने इसका आंसर डी लगाया, ठीक है, और मेरा लॉजिक भी काफी हद तक सही था,
ठीक है, बट मैंने एक स्टेप आगे सोच लिया, मैंने कहा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। अब देखो यार, आप सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 21 का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है, ठीक है। अब बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन जब दिया है तो उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी एक फंडामेंटल राइट है। अब खुद दिमाग लगाओ, जब वाइल्ड लाइफ होगी तब क्लीन ज्यादा एनवायरनमेंट होगा, या वाइल्ड लाइफ कम होगी तब ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, वाइल्ड लाइफ इज वेरी मच नेसेसरी टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो मैंने एक स्टेप आगे सोच के मैंने कहा डी भी हो गई, ठीक है, लगा दो, और मैंने डी लगाया, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि देखो भाई, जो ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 48A को एनफोर्स करता है, दैट इज सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डीपीएसपी करो, तो ठीक है, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा सोच लिया, बट समझ लो इस लॉजिक पे तो हो सकता है। तो खैर इनका आंसर डी, इनका आंसर क्या है, इनका आंसर है बी, ठीक है। बढ़ते 49 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू फैमिली कोड्स एक्ट 1984, ठीक है, आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द एक्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेट अ फैमिली कोड्स इन एवरी सिटी और टाउन विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख, ठीक है। अभी याद रखना, मैं ऐसे याद रखता हूँ, फैमिली इज अमंग द मिलियन, फैमिली इज अमंग द मिलियन, ठीक है, यानी 1 मिलियन से ज्यादा, और 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, ठीक है, वाले जगह कंपलसरी है इसको करना, ठीक है। तो ए इज राइट, स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इन टाउन्स या इन सिटीज जहां पे 10 लाख या 1 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। सेकेंड, द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट लाइज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं भाई, ये चीज गलत है, ठीक है। इनकी जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में होती है, याद रखना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो और नीचे हो गई, हाई कोर्ट में होती है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड वो भी 30 डेज के अंदर, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड क्या फैमिली कोर्ट दोनों मैटर्स को सुन सकते हैं, क्या सिविल एंड क्रिमिनल मैटर दोनों को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। फैमिली कोर्ट हैज बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, फैमिली कोर्ट क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस। क्या है सर इसका एक्ट? फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली फैमिली कोर्ट्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 1 मिलियन, फैमिली इज अमंग द मिलियन, ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 49 क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलो 50th देख लेते हैं, देन वी विल, अब वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको क्रोनोलॉजिकल में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, रिमूवल ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, अब ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, आई रिमेंबर समथिंग, आई थिंक 1978 से किया था, ठीक है, ओके। देन उसके बाद आ जाओ, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है, तो ये तो आई थिंक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, ठीक है, ओके। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 31B टू सेव द लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रोवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो शुरू में ही हो गया था नेहरू जी के टाइम में, फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट, ठीक है। तो इसको चलो 1950 में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, और ये देख लो, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द एजुकेशनल बैकवर्ड, ये बात का है, तो सबसे पहले आएगा आई थिंक 4, ठीक है, एंड देन 1, ठीक है। 4-1 तो पक्का है, ठीक है। अब देखो 4-1 कहाँ पे, तो ए गया और डी गया, अब 4-1-3-2 है, 4-1-2-3, ठीक है। अब 4-1 के बाद क्या है, पहले आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्सेट्रा को जो एजुकेशनल है वो मिला, आई थिंक 2005 के आसपास मिला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4-1-2-3, ठीक है। तो ये चीज आ रही, तो क्या 4-1-3-2, सॉरी 4-1-3-2, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक 4-1-3-2 इज बी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टिल आप गैस तो मान नहीं था, बी और सी में आपको गैस तो मान नहीं था, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग क्वेश्चंस को करते हैं।